जय हिंद दोस्तों, पीसीएस मेडिजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आर्द्र भूमियाँ क्या होती हैं, उन आर्द्र भूमियों का महत्व क्या है। आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि आर्द्र भूमियाँ के लिए क्या खतरे हैं, क्या चुनौतियाँ हैं, रामसर सम्मेलन क्या है और मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड क्या है। अक्सर इस एग्जाम से इस टॉपिक से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो दोस्तों, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि आर्द्र भूमियों का पर्यावरण में बहुत महत्व है। जैसे मैंने बताया था कि आर्द्र भूमियां वाटर का प्यूरिफिकेशन करती हैं, है ना, और जो वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल है, उसको इम्प्रूव करती हैं। क्योंकि आर्द्र भूमियों में क्या होता है, बरसात वगैरह का पानी भर जाता है और फाइनली जमीन में रिसता है, जिसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो इम्प्रूव करता है और ये कार्बन को सिंक करता है। मतलब बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस है आर्द्र भूमियों का। तो इसके सामने चुनौतियां या खतरे क्या हैं, तो यहां समझने की कोशिश करते हैं। पहला है मानवीय अतिक्रमण। मानव ने क्या क्या अतिक्रमण किए हैं आर्द्र भूमियों पर, उनमें से पहला है आवास। आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आर्द्र भूमियों पर घर बना लेते हैं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, आवासीय जरूरतें बढ़ रही हैं, तो आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पर आवास बना लेते हैं आर्द्र भूमियों पर, जो दलदल भूमि होती है उस पर। तो ये पहली समस्या है आर्द्र भूमियों के सामने। दूसरी है कृषि। क्या होता है, नदियों के तटीय क्षेत्रों में या बहुत जगह दलदली क्षेत्रों में क्या करते हैं लोग, धान की खेती कर लेते हैं। ये एक दूसरे तरह का चुनौती है, खतरा है आर्द्र भूमियों के लिए। तीसरा है मनोरंजन या पर्यटन। हमने समझा था, पढ़ा था कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसके उत्तर पूर्व में एक ग्रेट बैरियर रीफ है, जहां पर क्या है, कोरल रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ नाम है उसका। उस पर क्या है कि वहां से पर्यटन से ऑस्ट्रेलिया को बहुत रेवेन्यू मिलता है। कैसे मिलते हैं, तो पर्यटन या मनोरंजन की गतिविधियां अगर किसी आर्द्र भूमि पर ज्यादा होंगी तो उससे भी उस आर्द्र भूमि के लिए संकट पैदा होगा। अगला होता है अतिचारण। ये भी एक चुनौती है कि जो आर्द्र भूमि होती है वहां पर जानवर को हम चराने जाते हैं, उससे क्या होता है, वहां का पादप जो समुदाय है वो जब चरने के बाद वो खत्म हो जाता है, तो वो भी आर्द्र भूमि के लिए एक संकट है। रेत का खनन, हमने देखा है कि जो खनन माफिया होते हैं वो जो नदी के किनारे जो आर्द्र भूमि होती है वहां भी नमी होती है, बालू वगैरह होती है, उसको खनन कर लेते हैं, तो वो भी आर्द्र भूमि के लिए बड़ा संकट है। घरेलू या औद्योगिक अपशिष्ट की डंपिंग कर देते हैं, है ना। जैसे घरेलू अपशिष्ट, घरेलू कूड़ा करकट जो होता है, हम क्या करते हैं, देखा होगा आपने, अगर ये नाला है और यहाँ पर घर बने हुए हैं, कैसे करके बना लेते हैं किनारे से, तो ये लोग अपने घरेलू कचरे को यही नाले के किनारे फेंक देते हैं और फाइनली इस नाले का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल मतलब दिनों दिन उसका क्षेत्रफल घटता जाता है, कम होता जाता है और फाइनली उसमें जो जीव रहते हैं उस नाले में और जो वनस्पति है वो खत्म हो जाती है। मान लीजिए आप, वो वेटलैंड ही खत्म हो जाता है, वो वेटलैंड का इकोसिस्टम ही खत्म हो जाता है। अब दिक्कत ये होती है कि भारत की जो लिटरेसी रेट एक तो कम है, उसमें से भी मान लें 100 लोग पढ़े लिखे हैं, 100 लोगों में से 15 लोग या 10 लोगों को तो पता ही होता है कि वेटलैंड होता क्या है, तो उनको पता ही नहीं है नाले का क्या महत्व है या वनस्पति का क्या महत्व है, जीव जंतुओं का। समस्या हमारे देश में यही है। तो यहाँ पर घरेलू कचरे को डालते हैं, फिर फाइनली ये सुखड़ता जाता है और वो नाला खत्म हो जाता है। हम सोचते हैं कोई दिक्कत नहीं, रहने के काम आ गया। तो इतनी सारी समस्या के अलावा एक समस्या है प्रदूषण की। प्रदूषण अगर ज्यादा होगा, चाहे वो औद्योगिक कचरा फेंके आप किसी भी माध्यम से, तो भी उस आर्द्र भूमि पर संकट होगा, तो भी उस आर्द्र भूमि में जो भी जीव जंतु रहते हैं, वनस्पति है, वो प्रभावित होगी। अब इतने सारे संकट हैं, कोई भी पर्यावरणीय संकट जितने भी हुए हैं अब तक, सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय समुदायों का या देशों का उसकी तरफ ध्यान गया 70 के दशक में। कोई भी आप देखेंगे पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन 70 के दशक में हुए थे, 1970 के बाद, है ना। तो ऐसे ही इन आर्द्र भूमियां जो हैं उन पर संकट था, तो पहली बार विश्व समुदाय यूएनओ का ध्यान गया। तो पहला सम्मेलन हुआ एक रामसर सम्मेलन। तो ये क्वेश्चन आता है आपके, बहुत कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है, तो आर्द्र भूमियों से, है ना। पहली बार 1971 में। रामसर एक शहर है ईरान का। ईरान देखेंगे आप तो मान लो ये ईरान है, तो यहां पर कैस्पियन सागर है,
कैस्पियन सागर, और ये ईरान के तट पर ही है, यहाँ पर है ये आपका रामसर। तो रामसर एक शहर है ईरान में, जो ईरान कैस्पियन सागर के तट पर ही बना देश है, तो वह उसी तट पर एक शहर है रामसर। तो रामसर कहाँ है? ईरान में। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी यूएनओ के जो देश हैं उनका सम्मेलन हुआ, और पहली बार इनको क्या किया गया, सूचीबद्ध किया गया कि कौन सी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्द्रभूमियां हैं। तो 1971 में क्या किया इन्होंने, एक लिस्ट बनाई जिसका नाम है रामसर साइट। इसमें क्या होता है, इस लिस्ट में अंतरराष्ट्रीय महत्व की जितनी भी आर्द्रभूमियां हैं उनको सूचीबद्ध किया गया, सूची बनाई गई कि ये सूचियां हैं, लगभग 2400 हैं सभी देशों में, लगभग 2400 ऐसी आर्द्रभूमियां हैं जो अंतरराष्ट्रीय महत्व की हैं, है ना। तो इन अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों का कैसे संरक्षण किया जाए, कैसे सभी देशों का सहयोग मिले जिससे कि इन आर्द्रभूमियों पर कोई खतरा या संकट नहीं आए। तो इन 2400 आर्द्रभूमियों में भारत की आर्द्रभूमियां हैं 42। ये याद रखने वाली बात है कि रामसर साइट में क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियां होती हैं, तो उसमें लगभग 2400 हैं सभी देशों की, उसमें से भारत की कितनी है, 42 आर्द्रभूमियां हैं रामसर साइट में। अब जितनी भी आर्द्रभूमियां हैं उनमें से अगर कोई आर्द्रभूमि संकट में है, कोई खतरा है उस पर किसी भी तरह का, तो उसको हम इसी संधि के तहत, इसी सम्मेलन के तहत मॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड में रखते हैं। फिर से ध्यान दें, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियां हैं उनको रामसर साइट में हम सूचीबद्ध करते हैं और कोशिश करते हैं कि सभी देशों का सहयोग रहे जिससे कि उन आर्द्रभूमियों का संरक्षण किया जा सके। लेकिन अगर कोई खतरा है किसी भी आर्द्रभूमि पर तो उसके लिए एक अलग से रिकॉर्ड बनाते हैं, दैट इज मॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड। और उस मॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड में भारत की जो 42 आर्द्रभूमियां हैं इसमें रामसर साइट में, उनमें से 2 ऐसी आर्द्रभूमि है जो मॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड में है। इसका मतलब उन आर्द्रभूमियों पर कोई पारिस्थितिकी संकट है। वो कौन सी हैं? एक तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका भरतपुर राजस्थान में है, और दूसरा है ये लोकटक झील, ये मणिपुर में। इसमें क्या है, केवलादेव भरतपुर में पहले काफी झीलें हुआ करती थी तालाब टाइप के, वो सूख गई हैं, तो पानी की समस्या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में है, जहां पर क्या किया जा रहा है, अब नहरों के द्वारा पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। तो लगभग कुछ दिनों बाद हो सकता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान मॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड से हट जाए और केवल रामसर साइट में रह जाए, है ना। तो क्वेश्चन कई बार आता है अभी वर्तमान में कितनी है रामसर साइट में आर्द्रभूमियां भारत की, तो वो 42, और 42 में से संकट कितनी पे है या मॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड में कितनी शामिल है, तो 2, केवलादेव और लोकटक। इसमें चिल्का झील को भी शामिल किया गया था। लोकटक को इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि यहाँ पर मणिपुर में है, ये वनोन्मूलन बहुत हो रहा है, वनों की कटाई हो रही है और प्रदूषण। और चिल्का झील को शामिल किया गया था क्योंकि चिल्का झील भी एक आर्द्रभूमि है, उसमें बहुत सारा गाद इकट्ठा हो गया था, सिल्क, जो सरकारों के प्रयास से और कुछ लोकल लेवल लोगों से प्रयास से वो गाद निकाल दिया गया है, तो वो चिल्का झील को इस मॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड से हटा दिया है। ठीक है, तो आप ये समझें कुल मिला के अंतरराष्ट्रीय स्तर की या अंतरराष्ट्रीय महत्व की जो आर्द्रभूमियां हैं उनके लिए एक सूची है, वो रामसर सम्मेलन के तहत ही है। उनको वो सूची है रामसर साइट, उसमें लगभग 2400 आर्द्रभूमियां हैं, उनमें से 42 भारत की हैं। उन 42 में से आप गूगल पर देख लें, किसी पर भी मिल जाएंगी 42। उन 42 में से 2 ऐसी हैं जिन पर खतरा है, और जिन पर खतरा होता है उन्हें मॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। तो भारत की ऐसी 2 आर्द्रभूमियां जिन्हें मॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड में जगह मिली है वो है केवलादेव और लोकटक झील। तो दोस्तों, इस आर्द्रभूमियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, है ना, एक दिवस मनाते हैं 2 फरवरी को, उसे बोलते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। तो ये मनाया जाता है अभी 2 फरवरी 2021 को। थीम थी इसकी वेटलैंड एंड वाटर,
है ना, आर्द्र भूमियां तथा पानी। पानी का ये पानी इसलिए लिया गया कि आर्द्र भूमियों से पानी का क्या रिलेशन है, क्या महत्व है, कैसे आर्द्र भूमि रहेंगी तो वाटर लेवल वगैरह या पानी का कंजर्वेशन किया जा सकता है, ये इसकी थीम थी। अब क्या है, भारत में भी जो राष्ट्रीय महत्व की हैं, ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात हो गई, भारत में भी जो राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां हैं उनके लिए भी हमने प्रयास किए और 2010 में एक एक्ट भी बना था। तो भारत में क्या है कि अभी जो एक जो 2 फरवरी 2021 को ये जब हमने मनाया था, तो एक हमारे यहाँ एक सेंटर खोला जा रहा है, सेंटर फॉर कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड एंड मैनेजमेंट। मतलब कैसे भारत में जो आर्द्र भूमियां हैं उनका कंजर्वेशन किया जाए और उनका मैनेजमेंट प्रबंधन किया जाए, ये सेंटर खोला जा रहा है चेन्नई में। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में फरवरी 2021 में कहाँ पर एक सेंटर, ये सेंटर फॉर कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड एंड मैनेजमेंट, मतलब जो वेटलैंड है उनका संरक्षण कैसे किया जाए, उनका प्रबंधन कैसे किया जाए, इसके लिए चेन्नई में एक इंस्टीट्यूट खोला जाएगा, है ना। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। थैंक्स।